हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले देखते हैं खबरों का मेन्यू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई बीमार हैं? क्या नीतीश कुमार का खुद पर नियंत्रण नहीं रह गया है? यह सवाल यूं ही सामने नहीं आया। आज दिन भर बिहार की सियासत में इस सवाल का हल्ला मचा रहा। असल में कल हमने जनहित में नीतीश कुमार की वो कहानी दिखाई थी जिसमें राष्ट्रगान के दौरान सावधान की मुद्रा में वो नहीं रह पाए थे। अब उस वीडियो को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन इस अपमान का सच क्या है, आज जनहित में पर्दा उठाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गरजे और खूब गरजे। अमित शाह राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा पर जवाब दे रहे थे। नक्सल से लेकर आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने अतीत के पन्नों को पलट दिया, कांग्रेस को जमकर कोसा, बदलते कश्मीर की एक एक कहानी का विस्तार से जिक्र किया। संसद में शाह की कश्मीर गर्जना थोड़ी ही देर में देखेंगे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब खबर यह आई है कि दिल्ली के अफसर मंत्रियों की नहीं सुन रहे। सरकार ने अफसरों के लिए कड़ा संदेश जारी किया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने तो दिल्ली के अधिकारियों को लेकर कड़े तेवर भी दिखा दिए हैं। कैसे अफसरों की चर्बी पर चाबुक की तैयारी हो रही है, जनहित में जानेंगे। नागपुर दंगे को लेकर सियासी माहौल आज भी गर्म रहा। सीएम ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा कि एक मास्टरमाइंड मालेगांव से आकर नागपुर में रह रहा था। इस बीच एबीपी न्यूज को दंगाइयों की तस्वीर मिली है। नकाब वाले दंगाई आज बेनकाब होंगे। और जनहित में देश के उस चर्चित मेरठ हत्याकांड की भी बात होगी जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का खून कर दिया। अब खबर आई है कि पति को काटने के बाद मुस्कान ने केक काटा था। कातिल मुस्कान की कई चौंकाने वाली तस्वीरें एबीपी न्यूज को मिली हैं। जनहित स्पेशल में उन तस्वीरों को देश के सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की, विस्तार से खबर पहुंचाते हैं आप तक। पूछा जाता है बिहार में काबा, तो बिहार में बवाल बा, सियासी बवाल। कल मैंने जनहित में आपको स्पेशल रिपोर्ट में एक खबर दिखाई थी। खबर नीतीश कुमार को लेकर थी। एक कार्यक्रम में नीतीश राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो किया वो सामान्य व्यवहार नहीं कहा जा सकता। अब इस घटना को लेकर आज दिन भर बिहार की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा। नीतीश कुमार को बीमार बताया गया, इस्तीफे की मांग हुई है। अब सवाल यह है, क्या वाकई में नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया, या फिर उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या सही कह रहे हैं और क्या गलत। आज जनहित की यही है हमारी कवर स्टोरी। नीतीश कुमार के जिस वीडियो पर बवाल मचा है उसका पूरा हिस्सा आपने देख लिया। जनहित में हमने ही गुरुवार को भी सबसे पहले देश को इन तस्वीरों से रूबरू कराया था। अब मामला बहुत आगे चला गया है। पटना से दिल्ली तक मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लग रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पटना की है। विधानसभा के गेट पर आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली में संसद परिसर की है, जहां मीसा भारती की अगुवाई में आरजेडी के सांसद हरे रंग की टी-शर्ट में नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार माफी मांगो। पटना में प्रदर्शन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया। खुद उनके हाथ में पोस्टर था, साथ ही विधायकों के हाथ में भी पोस्टर थे। लेकिन नीतीश के खिलाफ यहाँ नारेबाजी में आरजेडी विधायकों ने शब्दों की मर्यादा लांघ दी, विरोध में विवादित बातें कही। विवादित शब्दों पर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताई है। अभी बिहार में बजट सत्र चल रहा है। आरजेडी विधायकों ने सदन के बाहर तो प्रदर्शन किया ही, दोनों सदनों के भीतर भी नारे लगाए गए। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की गई। बिहार के लोगों से नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। 140 करोड़ के देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए, बताना चाहिए कि भूल होगी। विधानसभा में नीतीश के विरोध की कमान तेजस्वी ने संभाली तो विधान परिषद में विपक्ष का मोर्चा राबड़ी देवी ने थामा। विपक्ष के विरोध की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई दिन में कई बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने कोई अपमान नहीं किया है।
कोई अपमान नहीं हुआ है। क्या अपमान बता दीजिए, क्या अपमान हुआ है? अपमान क्या हुआ है? ऐसा वो अपमान करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया है, वो अपमान करेंगे। राष्ट्रगान का अपमान कहाँ हुआ? राष्ट्रगान चल रहा होगा और मैं तो अनेकों बार साथ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर। कोई अपमान नहीं हुआ? बिल्कुल कोई अपमान नहीं जाकर के है। फिलहाल राष्ट्रगान के अपमान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सवालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत है। सीएम नीतीश कुमार की बीते 2-4 महीनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि नीतीश कुमार सामान्य नहीं, उनकी हरकतें सामान्य नहीं। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप उनके हाव भाव पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्रगान के विवाद की है तो हमें एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी में एक तस्वीर मिली। तस्वीर 23 साल पहले 2002 की। तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव के साथ राष्ट्रगान के समय सोफे पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब राष्ट्रगान के अपमान में न तो नीतीश पीछे दिखे और न ही लालू यादव अपने वक्त पर। जनहित की यह रिपोर्ट आरजेडी के नीतीश विरोधी एजेंडे को डिरेल कर सकती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गुरुवार की है, जिसको लेकर 74 साल के नीतीश पर निशाना साधा जा रहा है, बीमार बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर साल 2002 की है। गणतंत्र दिवस का मौका था, पटना में कार्यक्रम चल रहा था। राष्ट्रगान के दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी सोफे पर बैठे हुए थे। तब लालू यादव 53 साल के थे और राबड़ी देवी 43 साल की। बावजूद इसके जब कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजा तो सब लोग खड़े हुए। लालू और राबड़ी ने सोफे से उठने की जहमत नहीं उठाई। तब भी इस वीडियो को लेकर खूब विवाद हुआ था। लालू राबड़ी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया गया था। तब के अखबारों में खबर छपी थी। अब भी अखबार के पन्ने आपको ढूंढने पर दिख जाएंगे। अब जब राष्ट्रगान के सवाल पर नीतीश को घेरा जा रहा है तो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार पुरानी तस्वीरें लेकर दोपहर को विधान परिषद पहुंच गए। ये लोग खड़े हैं, राष्ट्रीय गान हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी जी बैठी हुई हैं। नीतीश कुमार जी के खून में है स्वतंत्रता सेनानी का खून, सजा याफ्ता का खून है। मतलब ये कि राष्ट्रगान को लेकर जिस आरजेडी के नेता इस वक्त हल्ला मचा रहे हैं, उसी आरजेडी के संस्थापक खुद इस मुद्दे को लेकर विवादों में रह चुके हैं। अब 74 साल के नीतीश कुमार पर उसी आरजेडी के नेता राष्ट्रगान विवाद को बीमारी से जोड़ रहे हैं, सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी मांगना चाहिए। मंत्री ये अपमान हुआ है। अगर दिमागी खराब है उनका, दिमाग उनका खराब है तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, उनका अपना बेटा के बनाना चाहिए। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान न किया हो, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने जो किया वो पूरा देश देख रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश वाकई बीमार हैं? देखिए अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहे हैं। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश की मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। बीमारी हो गई है, मुख्यमंत्री है तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं। राजनीति हर हमेशा टैरिफ पर राजनीति करो, इकोनॉमी खत्म हो गई उस पर करो, किसान की स्थिति ठीक नहीं उस पर करो, डिलिमिटेशंस पे करो। अब नीतीश कुमार जी की उम्र और अवस्था को भी तो देखिएगा। वैसे दर्शकों को हम यहाँ राष्ट्रगान से संबंधित कुछ नियम कायदे बता देते हैं। राष्ट्रगान के दौरान सावधान होकर खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान बोलने पर रोक का कोई नियम नहीं है। राष्ट्रगान के दौरान चुप रहना परंपरा है। फिलहाल राष्ट्रगान के विवाद ने बिहार की राजनीति को गर्मा रखा है। नीतीश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अगर नीतीश कुमार बीमार हैं तो फिर वो बिहार की सियासत के केंद्र में क्यों हैं? ये सवाल हैरान करता है। विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके दावे में वाकई दम है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को खुद ही हट जाना चाहिए, किसी नए चेहरे को आगे करना चाहिए। लेकिन यहां तो बात यह हो रही है कि चुनाव में जीते तो नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश पर डोले डालने में लालू परिवार भी पीछे नहीं। सवाल यह है कि नीतीश बीमार हैं तो फिर सब उनके लिए इतने ज्यादा व्याकुल क्यों हैं?
बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से जो एक ध्रुव सत्य है वो ये कि नीतीश जिस तरफ झुकते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। 2005 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 2010 में भी बीजेपी के साथ सत्ता में आए, 2015 में आरजेडी के साथ सरकार बनाई, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, सरकार बनाई। बिहार की राजनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला हर व्यक्ति कह सकता है कि नीतीश जिसके साथ रहेंगे उसके जीतने की गारंटी ज्यादा होगी। आज भले ही लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठा रहे हैं, बीमार बता रहे हैं, लेकिन इन्हीं लालू यादव ने इसी साल 1 जनवरी को नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने वाला बयान दिया था। सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अभी इसी बजट सत्र के दौरान राबड़ी देवी ने नीतीश को बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आने का ऑफर दिया था। पहले तो बीजेपी का छोड़ेंगे तब ना हम लोग साथ आएंगे, पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी को पहले कुमार के संगे आएंगे हम लोग। सवाल तो ये कि आज नीतीश को बीमार बताकर जो लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर वाकई में नीतीश इतने ही बीमार है तो फिर उन्हें साथ लाने के लिए बेताब क्यों हैं? दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या? असल में नीतीश कुमार के पास एक अपना वोट बैंक है। 2014 में नीतीश कुमार ने अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ा, तब उन्हें 16% वोट मिले थे। माना जाता है कि ये वोट उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। 2015 में 17%, 2019 में 22%, 2020 में 15% और 2024 में 18.5% वोट जेडीयू को मिले। बिहार में अति पिछड़ी जातियों के वोट पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है, इसलिए वह बिहार के सत्ता की केंद्र में है। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि वह बीमार हैं, इसलिए माना जाता है कि जदयू में उनके उत्तराधिकारी की खोज तेज हुई है। होली के अगले दिन पटना के सीएम हाउस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में प्रदेश भर से जेडीयू के नेता पहुंचे थे। माना जाता है कि इस कार्यक्रम के दौरान समर्थकों को ये संदेश दिया गया कि नीतीश के उत्तराधिकारी बेटे निशांत होंगे। वैसे खुद निशांत कैमरे पर ये कह चुके हैं कि पिता नीतीश फिट है, बीमार नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? बावजूद इसके नीतीश की सेहत पर सियासत जारी है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। नीतीश कुमार की कई तस्वीरें हाल के दिनों में वायरल हुई हैं, जो बताती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बिहार में बीजेपी नीतीश की अगुवाई में इस साल विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। नीतीश कुमार को पीएम मोदी बिहार जाकर लाडला बता चुके हैं। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में बीजेपी और आरजेडी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज सुबह सुबह अखबारों में एक चौंकाने वाली खबर सामने थी। खबर जज से जुड़ी थी, मामला कथित कैश का था। हुआ क्या है इस मामले में, अब वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में हाईकोर्ट की जज यशवंत वर्मा के घर से कथित कैश मिलने की खबर वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जज साहिब के खिलाफ जांच बिठाई है, जिसकी रिपोर्ट आज रात तक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सौंपने वाले हैं। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार काउंसिल ने चिट्ठी लिख दी है। आरोप लगाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं। इस बीच दिल्ली फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें आग की घटना के दौरान कैश मिलने का जिक्र नहीं है। आग की घटना 14 मार्च की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें कथित कैश कांड का खंडन नहीं किया गया है। आज संसद में भी इस मामले को जोर शोर से उठाया गया। Morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. So I request
that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. कांग्रेस सांसद की मांग पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी विस्तृत चर्चा कराने का भरोसा दिया। What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately, and therefore systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. वहीं आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल का पूरा लेखा जोखा उन्होंने सामने रखा। खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अनुच्छेद 370 के खात्मे का पूरा अंक गणित उन्होंने पेश किया। अमित शाह की कश्मीर गर्जना सुनिए। साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मनोहर दो आंखों। गृह मंत्री अमित शाह ने नाम भले नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आतंकियों से आमना सामना होने का किस्सा सुनाया था। राहुल गांधी की किस्सा गोई पर अमित शाह ने यह साफ गोई राज्यसभा में दिखाई, जहां गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान उन्होंने बीते 10 बरस का लेखा जोखा पेश किया। भाषण की शुरुआत में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के उग्रवाद को उन 3 नासूर के तौर पर गिनाया जो मोदी सरकार को पिछले सरकार से विरासत में मिली, लेकिन अब इन तीनों ही मोर्चों पर देश कामयाबी के बेहद करीब है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बदले हुए हालात का बड़ा श्रेय अनुच्छेद 370 के खात्मे को दिया। पूरे देश ने देखा होगा, 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का अंक गणित भी संसद के जरिए देश के सामने रखा। उन्होंने बताया कि यूपीए के 10 साल में जम्मू कश्मीर में 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, जो एनडीए के 10 साल में कम होकर 2,242 पर आ गईं। इतना ही नहीं, 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। इनमें नागरिकों की मृत्यु में 81% और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 50% की कमी आई, जो गृह मंत्री के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से मुमकिन हो पाई। क्योंकि मोदी सरकार में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी और पुलवामा में हमले किए तो भारतीय रणबांकुरों ने सिर्फ 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान और आर्टिकल 370 के खात्मे का नतीजा ये हुआ कि अब घाटी देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार है। इसे लेकर गृह मंत्री ने बताया कि 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद की सबसे बड़ी तादाद है। जाहिर है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इसी तरह से देश के अंदर नक्सलवाद का खात्मा भी बेहद करीब है। राजधानी दिल्ली लेकर आते हैं आपको। क्या दिल्ली के अफसरों की चर्बी मोटी हो गई है?
क्या दिल्ली के अधिकारी बीजेपी के नेता मंत्री की नहीं सुन रहे? ये सवाल उठा है विधानसभा स्पीकर की चिट्ठी से। इस चिट्ठी में जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा करता है। इस बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मोटी चर्बी पर चाबुक चलाने वाला बयान देकर मामले को गरमा दिया है। चिंता, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। चेतावनी, सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। और चाबुक, जो यहाँ के एक्सीएन है, मैंने उनको सस्पेंड करने के लिए बोला है। मौसम भले बसंती है, लेकिन दिल्ली की अफसरशाही में बड़ी अशांति है, क्योंकि सरकार खुद सड़कों पर दौड़ रही है। ऐसे में मन महसूस कर ही सही, अधिकारियों बाबुओं में भी भागम भाग है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने ठाना है कि अब की बार बरसात में देश की राजधानी को पानी पानी होने से बचाना है। ऐसे में रेखा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री एक एक नाले की पड़ताल में जुटे हैं। जो अधिकारी कोताही बरत रहे हैं उन पर सख्ती भी दिखाई जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि दिल्ली के अधिकारी इतने मनमौजी हो गए हैं कि वो विधायकों के फोन, मैसेज और खत को भी ताक पर रख देते हैं। ये चिट्ठी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखी है। जो सामने आई तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने इस पर चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। यही चीज जब 10 साल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। एलजी साहब हमें ज्ञान देते थे, केंद्र सरकार उपदेश देती थी, अजय माकन भी कूद कूद के बताते थे कि नहीं ऐसे सरकार चलती है, ऐसे नहीं ऐसे चलती है। अब अपनी ही दवाई का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चख रही है। सौरभ भारद्वाज बीजेपी पर तंज भी कस रहे हैं और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की बातों को सही भी ठहरा रहे हैं, लेकिन उनसे उलट उनकी नेता विपक्ष आतिशी दिल्ली के अधिकारियों का बचाव कर रही हैं। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। शायद पक्ष और विपक्ष ने असहमति को ही राजनीति का मूल मंत्र मान लिया है, जबकि विकसित दिल्ली की खातिर दोनों पक्षों की आवाज एक होनी चाहिए, चाहे सरकार आपकी हो या बीजेपी की। और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या सचमुच दिल्ली के अधिकारी चुने हुए विधायकों की भी नहीं सुनते? क्या दिल्ली में लोकशाही पर अफसरशाही हावी है? लेकर चलते हैं आपको नागपुर, जो सांप्रदायिक तनाव से झुलसा हुआ है। नागपुर की शांत फिजा को दंगों में झोंकने वालों की शिनाख्त हो रही है। सीसीटीवी खंगालकर पुलिस दंगाइयों को बेनकाब कर रही है। एनआईए दंगाइयों के बांग्लादेश कनेक्शन के तार जोड़ रही है, यानी दंगाइयों का कालचक्र तैयार हो चला है। नागपुर में हिंसा के इस तांडव को 4 दिन बीत चुके हैं। सांप्रदायिक आग की लपटें भले ही बुझ चुकी हों, लेकिन साजिश के सवाल अब भी सुलग रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच साजिश के केंद्र बिंदु मोमिनपुरा में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। हिंसा के मास्टरमाइंड के बाद और किरदारों को भी बेनकाब करने की शुरुआत हो गई है। 17 मार्च को हुई हिंसा के ये वो संदिग्ध हैं जो नागपुर पुलिस की रडार पर हैं। ये तस्वीरें उसी शिवाजी चौक की है जहां दंगाइयों की भीड़ जुटी थी। ये तस्वीरें दंगों से पहले की हैं जो पुलिस ने सीसीटीवी से जुटाई हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है संदिग्ध ग्रुप में मौजूद हैं। कुछ संदिग्ध बाइक और स्कूटी पर सवार हैं। ज्यादातर संदिग्ध फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ ने नकाब ओढ़ा है तो किसी ने हिंसा के दौरान पहचान छिपाने के लिए साफा साथ में रखा हुआ है। जांच एजेंसी फिलहाल सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। इन संदिग्धों की संपूर्ण गतिविधि को डिकोड करने में जुटी है। लेकिन ये महज वो स्लीपर सेल थे जो सीमा पार के सांप्रदायिक जहर को नागपुर की जमीन पर घोल रहे थे। गुरुवार को ही जनहित में हमने दिखाया था कि कैसे बांग्लादेश से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट नागपुर में बेअदबी की अफवाह फैला रहा था। बांग्लादेशी एंगल आने के बाद दंगों की पहेली को डिकोड करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए एंट्री ले चुका है। एनआईए की एक टीम नागपुर पहुंची तो दूसरी टीम संभाजी नगर के खुलदाबाद, जहां औरंगजेब की कब्र है। एनआईए ने कब्र और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया।
औरंगजेब की इसी कब्र के प्रतिशोध ने नागपुर को आग में झुलसाने की पटकथा लिखी थी। नागपुर में एनआईए ने हिंसा प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। एनआईए ने नागपुर पुलिस से इस मामले में शुरुआती जानकारी इकट्ठा की। हिंसा का विदेशी कनेक्शन सामने आया तो जल्द एनआईए केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। बांग्लादेश के साथ साथ हिंसा के तार महाराष्ट्र के मालेगांव से भी जुड़ रहे हैं। एबीपी माझा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये खुलासा किया। एक मास्टरमाइंड जो आहे हा मुळात मालेगावचा आहे, मग तो नागपूरला येऊन असल्या गोष्टी का करत होता किंवा काय केलं, अशा अनेक प्रश्न यातनं निर्माण झालेले आहेत। पण हे नक्की आहे की अशा प्रकारे ज्यांनी स्वास्थ्य बिघडवलं त्यांना आम्ही सोडणार नाही। सीएम फडणवीस दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मामला फडणवीस के गृहनगर का है तो विरोधी साजिश के तार एनडीए के कुनबे से ही जोड़ रहे हैं। कोई ना कोई सरकार में ऐसा है क्या कि जो मुख्यमंत्री को अंडरमाइन करना चाहता है? ये बात भी लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि सरकार में ऐसा नहीं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप देखें तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है। नागपुर दंगों की पिच पर ओवैसी भी सियासी बैटिंग करने से नहीं चूके। फडणवीस सरकार पर हमला बोलते बोलते बेअदबी की फेक न्यूज और औरंगजेब की वकालत कर बैठे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। फिलहाल केंद्र और राज्य की जांच एजेंसी इस कड़ियां जोड़कर हिंसा की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। साथ ही दंगों की तपिश पर सियासी साजिश की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। और अब बात राजकाज से बड़े रामकाज की। 1992 में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने राम के नाम पर सरकार कुर्बान कर दी। बीजेपी की 3 और राज्यों से सरकारें बर्खास्त हो गईं, लेकिन उसे गम नहीं किया। बाद में यही राम नाम बीजेपी के लिए बूस्टर डोज साबित हुआ। आज 10 साल से केंद्र में बीजेपी है, 21 राज्यों में उसकी सत्ता है। यह मैंने बहुत संक्षेप में बताया है कि बीजेपी के लिए अयोध्या का श्री राम का क्या महत्व है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या में थे। उन्होंने कई बातें कही, लेकिन सबका ध्यान योगी के उस बयान पर अटका हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन हिंदुत्व और रामकाज के रास्ते में उनके लिए सत्ता और सीएम की कुर्सी कोई मायने नहीं रखती। दिन भर से इस बयान को परखा जा रहा है कि राम मंदिर तो बन चुका है, फिर इस वक्त इस बयान का क्या अर्थ है, इसे किस एंगल से देखा जाए। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राम लला भगवान की। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो राम सौगंध है जिसे पहले उनकी 3 पीढ़ियों ने निभाया और उसके बाद उन्होंने खुद निभाया और आज तक निभा रहे हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी। रामलला की दिव्य भूमि से आज योगी आदित्यनाथ ने जता दिया कि सत्ता के लोभ के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने, राजनीतिक विन्यास पर उभरने के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि सनातन और हिंदुत्व के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना उनके मुख्यमंत्री होने का अहम मकसद है। आज उन्होंने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जैसा पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। आज अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा से पहले रामनवमी की तैयारियों का जायजा लिया, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी जाकर भी माथा टेका और फिर अयोध्या लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के दौरान राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्ववर्ती सरकारों पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के बहाने हमला बोला। मैं गत वर्ष
अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में, और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए, क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है? लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी रामनवमी आने वाली है, जिसके लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। और अब आपको कर्नाटक विधानसभा की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी हो। मार्शल के हाथों में बीजेपी के विधायक, जिन्हें कुछ इस तरह से सदन से बाहर किया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि बाहर फेंका जा रहा है। ये तो चंद विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इन 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड भी किया गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के विधायक सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा ये विधायक कर्नाटक के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के हनी ट्रैप में फंसने वाले मसले की भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। खबर है, उसी दौरान बीजेपी विधायकों ने आरक्षण बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंक दी। उसी के बाद स्पीकर यूटी खादर ने मार्शल बुलाकर हंगामा करने वाले कुल 18 बीजेपी विधायकों को बाहर कर दिया। और अब आज का जनहित मंत्र। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सोच। ये सोच ही सफलता और असफलता तय करती है। हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, आगे बढ़ते रहें। सकारात्मक सोच हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है, नकारात्मकता को आसपास फटकने भी नहीं देती। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।